बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी आपके अच्छे गुजरे होंगे। गर्मी का जो सिलसिला है वो अब अच्छा खासा शुरू हो गया, तो वो जो अच्छे रोज़े गुजर रहे थे, मुझे लगता है थोड़ा सा अब चेंज हो रहा है सिनेरियो। पानी का इस्तेमाल सब लोगों से ज़्यादा करें। डिहाइड्रेशन से बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि अब वो वाला वेदर शुरू हो गया कि आपको पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, हम आपके लिए इस पे शो भी रखेंगे इंशाल्लाह लाजमी आने वाले दिनों में। अभी हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना है और सबसे पहले आज की खबरें शामिल करनी है। पंजाब का बजट पेश किया गया है। CBD के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस ऑपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया है। और वज़ीर आला साहिबा कह रही हैं जी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। शहर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब किया गया है। LDA का शहर के 3 मकामात पर साइकिल ट्रैक बनाने का फैसला। साइकिल ट्रैक का 3D डिजाइन तैयार। और इसके बाद सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल प्रोग्राम के तहत चलेंगे। हर जिला में 20 स्कूलों का इंतखाब किया जाएगा। वेलकम बैक। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब और दुर्रे नाया आपने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आ जाते हैं जी सबसे पहली खबर पंजाब के बजट की तरफ। आमिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 3 माह का ये बजट है, या तो सालाना बजट हो तो इस पर ज़्यादा बात की जाए, और इसमें भी ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं कि ये किया जाएगा वो किया जाएगा, और जिस तरह से फ़ंड दिए गए हैं। अभी हम जब ऑफ एयर थे तो बात भी हो रही थी, तो CBD को 12 अरब देना बड़ी ज़बरदस्त बात है। और जिस तरह से CBD ने काम किए हैं माजी में, और जिस तरह से निगरान हुकूमत के दौर में CBD उभर के सामने आई काम करने के हवाले से, मैं समझता हूँ कि आने वाली हुकूमतें भी अब इसकी तरफ देख रही हैं और वो ज़्यादा रिलायबल समझती हैं। अब CBD के ज़िम्मे डबल अंडरपास था बरकत मार्केट वाला, लेकिन वो जब से निगरान हुकूमत गई है वो बंद पड़ा है। मुझे पता नहीं, शायद उसके लिए 12 रुपया ये दुरे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये बजट है जिसमें शोरों होगा किया गया, तो मेरा ख्याल है कि जिनको भिजवाया गया है असम्बलियों में, चाहे वो किसी जमात से हैं, चाहे वो हुक्मरान जमात से या अपोजिशन जमात से, उनको कंस्ट्रक्टिव वे में काम करना चाहिए। ये शोरों होगा करने से क्या बजट रुक गया, चलिए मुझे ये बताएं। और दूसरा भाई हर दफा ही होता है, कौन सी कोई नई बात। अच्छा, यही बात है कि हम लोग ना इस पर तनकीद भी नहीं करते। हम क्या समझते हैं कि ये बस होना है। यहाँ गरीब को मार हर दफ़ा पड़ती है, पढ़ने दें। यहाँ बेगुनाह को सज़ा होती है, होने दें। ये है वो मौक़िफ़ जिसकी वजह से ये लोग बेलगाम भी हैं, जालिम भी हैं, और ये माशरा उनके ख़िलाफ़ आवाज़ भी नहीं उठाता। तो मैं ये समझता हूँ कि जिनके वोट से ये आए हैं, कम अज़ कम उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई हमने भेजा था, ये बजट आया 4,480 अरब का, आप इस पर बताओ ना। आप इस पर बताओ कि ये बजट कहाँ पे गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप ये बताओ कि यहाँ पर तलीम के लिए अगर इतने पैसे रखे गए हैं तो आपने हेल्थ के लिए कितने पैसे रखे हैं। शोर गोगा करने से, शोर मचाने से क्या वज़ीर ख़जाना जो है उसकी तकरीर ख़त्म हो गई? नहीं, वो तो उसी तरह से जारी है। क्या इसको मंजूर करवाने से ये रोक सकते हैं? लेकिन अगर ये तनकीद कंस्ट्रक्टिव वे में करें तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा साइन होगा पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए। इसी से जमहूरियत आगे बढ़ेगी। और जो ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, ये जमहूरियत को खुद भी बढ़ने नहीं देते। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा साइन नहीं है। आने वाले दिनों में जब ये जून में सालाना बजट आएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि लोगों के लिए होंगे। और जो मीटिंग कल की है जिसका आपने अभी जिक्र भी किया था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरा दुरे ने पहले आप CBD पे रोशनी डाल दे, फिर बाकी सेहत और तालीम के लिए। देखिए ना, ये मरीम नवाज साहिबा के वालिद साहब का प्रोजेक्ट था रूडा का, ठीक है जी। नवाशिद साहब का ज़ाती तौर पे उन्होंने इस चीज़ पे इनिशिएट लिया और ख़ुद जाके इसको किक स्टार्ट करवाया। उसके बाद मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती रहीं और सब ने इसको वेलकम किया। CBD शहबाज शरीफ साहब का, यानी कि वज़ीर आला के चचा का प्रोजेक्ट था, और CBD पे अहद चीमा साहब को उस पर DG LDA थ्रू पे टास्क दिया गया। उन्होंने ये डिज़ाइन किया वाल्टन एयरपोर्ट पे सारा, और उसके बाद अब ये इस हद तक हो गया है कि बड़ी बड़ी अथॉरिटी का मुकाबला कर रहा है। अब ये दोनों वो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे बतौर वज़ीर आला उनको फोकस करता है, क्योंकि उनके वालिद और उनके चचा के प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर उसको इस वक्त वो नहीं स्टार्ट करेंगी भरपूर तरीके से, उसको एंड की तरफ नहीं लेके जाएंगी, तो फिर ये अपनी गवर्नमेंट की भी एक नफ़ी करना और अपनी एक विजन की भी नफ़ी करना होगा। CBD ने अपने आप को बनवाया पिछले कुछ अर्से में,
आपने देखा कि एलडीए ही एलडीए होता था पूरे शहर में, एलडीए के अलावा कहीं पे भी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नज़र नहीं आता था। लेकिन सीबीडी ने जिस तरह परफॉर्म किया कलमा चौक पे, उसके आगे घोड़ा चौक फ्लाईओवर पे अब वॉल्टन रोड बनने जा रही है, 30 अप्रैल के बाद देखिएगा लोग उसकी भी तारीफ़ करते नज़र आएंगे। उसके बाद पैकेजेस जो चौक है उस पर फ्लाईओवर बंदा कि सीबीडी के में बेशबहा ऐसे काम है जो वो करने जा रहे हैं। तो उसने अपना मेन बुलेवार्ड जो अपना बनाया, मिसाल आप और कम मुद्दत में उन्होंने जिस तरह से मैं काम करके आपको दिखाया। आमिर भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो मेन बुलेवार्ड जब पूरा मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद आप वहाँ पे सफ़र की गुंजाइश देखिएगा, आपके पास 2 से 3 मिनट के अंदर आप तकरीबन 20 से 22 मिनट का सफ़र तय कर जाएंगे। जबरदस्त। और जो नया कॉरिडोर मिलेगा गुलबर्ग को वॉल्टन, कैंट एयरपोर्ट और फिरोजपुर रोड और कसूर की तरफ फेंकने वाली ट्रैफिक को, वो आप परेशान हो जाएंगे। आपका इस वक्त कलमा चौक से जितना लोड है फिरोजपुर रोड पे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने, गुलाब देवी के सामने जितने चौकिंग पॉइंट है, हैवी ट्रैफिक है, ये सारी मिनिमाइज हो जाएगी। क्योंकि तो गुलबर्ग से आने वाले टाइम में एलडीए को देखिए ना, बहुत पीछे छोड़ देगा। अगर मैं गुलबर्ग से आ रहा हूँ, मैं जेल रोड से आ रहा हूँ, मैं अंदरून शहर से आ रहा हूँ, मैं लाहौर कैनाल से आ रहा हूँ, मैं कैनाल बैंक से आ रहा हूँ, मैं जल्लो से आ रहा हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है मैं कलमा चौक जाऊँ? मैं सीबीडी के अंदर से घुसूंगा, सीधा पैकेजेस के माल से निकलूंगा, सामने मॉल के सामने होता है फिरोजपुर पकड़ूंगा और मैं इतना बड़ा पोर्शन जो कि फिरोजपुर रोड से हमारा ये आपको जनरल हॉस्पिटल तक है, ये मैं आउट कर दूंगा सिर्फ 2 से 2.5 मिनट में। तो मुझे ये बताएं कि मुझे क्या ज़रूरत है उधर जाने की। तो मोहसिन साहब जो साबिक़ निगरान वज़ीर आला थे, उनका भी यही विजन था कि मैं इस ट्रैफिक को, जो सारी ट्रैफिक कैटर हो रही है, इसको मैं डाइवर्ट किस तरह कर सकता हूँ, मेरे पास गुंजाइश कहाँ है जगह की। तो एक छोटी सी ये रोड बन रही थी जो सिर्फ सीबीडी के अंदर आनी थी, उसको कनेक्टिविटी देने से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी आधी ट्रैफिक फिरोजपुर रोड पे कम हो जाएगी। उस सारी ट्रैफिक को ये उठा के यहाँ से ले जाएंगे तो आप देखें कि कितना, अगर मौके पर डिसीजन की जाए। और मैं इस चीज़ से इत्तेफाक अभी आमिर भाई ने किया, मैं इत्तेफाक नहीं करता कि बजट में बहुत कुछ आएगा। बजट से पहले भी बहुत कुछ फैसले होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 30 जून का इंतज़ार करें और बजट की तरफ मुंह देखें कि ब्यूरोक्रेट्स को देखें कि वो आपको क्या बताते हैं। आपका अपना भी कोई विजन होता है, आपने खुद भी सोचना होता है मैंने पैसे कहाँ लगाने, कहाँ नहीं लगाने। सीबीडी में 12 अरब से ज़्यादा जो पैसे दिए गए हैं वो आईटी प्रोजेक्ट्स के दिए गए हैं और 800 एकड़ पे जो आईटी सिटी बनने जा रहा है वो सीबीडी बना रहा है। और ये पहली दफ़ा सीबीडी को काम दिया क्योंकि नॉलेज पार्क कंपनी जो है वो 10 साल से सिर्फ कागजों में थी, तनख्वाहें ले रही थी सारी कंपनी, सब कुछ कर रही थी लेकिन मौके पे कुछ नहीं कर रही थी और ज़मीन जो है वो बंजर पड़ी, खराब हो गई। शहबाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट, वो भी शहबाज शरीफ का प्रोजेक्ट था। अब 10 साल से पूछा जाए कि आप कहाँ थे, अब ये सीबीडी को टास्क दिया और इस पर बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया। एक इंटरनेशनल कंपनी है, कंसल्टेंट, उनको हायर किया, नेस्पा के साथ वो सर्वे कर रहे हैं और मास्टर प्लान 2 महीने के अंदर बना के इस पे स्टार्ट करना है उन्होंने काम कम है, 1 साल का टास्क दिया है, करेंगे। और मेरा ख्याल है ये बजट उनको थोड़ा है, उनको ज़्यादा काम देना चाहिए था। उनके पास काफ़ी पोटेंशियल है और अभी काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है। 3 माह का बजट है नहीं, मैं सीबीडी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं सीबीडी की बात करूँ कि सीबीडी को मुझे तो ये भी इतला है कि जो अरफा करीम सेंटर के साथ एलडीए ने प्रपोज किया है आईटी टावर, वो भी वज़ीर आला जो है वो ख्वाहिशमंद है कि सीबीडी को दिया जाए। तो एलडीए अगर देखें ना, एक कंपनी आती है तो आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करते तो आप एलडीए की तरफ पीछे रहना शुरू हो जाते हैं और बाकी अथॉरिटीज आगे जाना शुरू हो जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जिस तरह सीबीडी परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह सीएम साहिबा इत्तेमाद कर रही हैं, बहुत सारे काम फिर सीबीडी के सुपुर्द किए जाएंगे। अच्छा जी, बाकी तरफ आ जाए, सेहत के लिए 473 और तालीम के लिए 596 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। मुफ्त किताबों की फराहमी के लिए 11 अरब रुपये। 82 सड़कें हैं जिनकी तामीर के लिए 382 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इनाफ है? ये इनफ है, 3 माह के लिए है। मैंने पहले कहा था क्योंकि ये बजट जो है ये, लेकिन ये 3 माह में इतना इस्तेमाल भी होगा, सवाल ये आमिर नहीं इस्तेमाल हो जाएगा। ये निगरान हुकूमत एक सेट करके लाइन, एक स्पीड सेट करके अगर उस स्पीड पे चलते रहे तो ये बजट तो इस्तेमाल हो जाएगा। और जिस तरह से हेल्थ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल सरकार की सतह पर बनाया जा रहा है, सरगोदा में आपने एक कार्डिक सेंटर बनाना है, तो उसके लिए तो ये बजट जो है वो आपको लगेगा, फिर आप कहेंगे ये 3 माह में ये कम बजट है। जिस तरह से हॉस्पिटल की उन्होंने कहा कि दोबारा से रीवैम्पिंग की जाएगी, इसी तरह से किताबों की छपाई आपको पता है बहुत बड़ा मसला है। उसके लिए सबसे ज़रूरी था जो कि गवर्नमेंट अब काम करने जा रही है वो बुक बैंक का है। आपका बच्चा अगर 9वीं जमात में है और उसके बाद कोई बच्चा आपका 9वीं जमात में नहीं आ रहा, अभी 4 साल 5 साल हैं उसको आने में, या वो ओनली चाइल्ड है, तो आप वो किताबें उस बुक बैंक में जमा कराएं जहाँ से बच्चों को तरसील कर दी जाए। ये बड़ा अच्छा इकदाम है। इस तरह की चीज़ें जो है जब तक आप माशरे में लेके नहीं आएंगे, हम लोग इसी तरह से किताबें छापते रहेंगे, किताबों की कमयाबी होती रहेगी। बजट इनफ है, बजट इनफ है, इस्तेमाल करने वाले होने चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए।
लेकिन अगर कागज़ों में रखना है, दुरे ने बिल्कुल ठीक बात की कि 10 साल से आपका एक मंसूबा सिर्फ कागज़ों में था, लोग तनख्वाहें ले रहे थे नॉलेज पार्क में। उनकी तनख्वाहें अगर बताएंगे तो हम भी हैरान होंगे। कई लोग तो ऐसे थे जो कि रोज़ाना के 2 लाख रुपए ले रहे थे। अंदाजा अब उनका वो पैसे कहाँ जा रहे थे? पिछले 10 साल से वो कौन खा रहा था? किस तरह से वो नॉलेज पार्क नहीं बना? कौन उसका जिम्मेदार है? जो लोग सिर्फ मुफ्त में तनख्वाहें लेते रहे, उनका एहतसाब कौन करेगा? मैं ये समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है कि चले 3 माह के बजट में उन्होंने हेल्थ के लिए बहुत अच्छे पैसे रखे, एजुकेशन के लिए हेल्थ से भी ज़्यादा पैसे रखे, जिसकी ज़रूरत है ये होना चाहिए। लेकिन सरकारी तलीमी इदारों की हालत ज़ार भी कुछ बेहतर, बहुत बेहतर होनी चाहिए। यही वजह है किसी का एतमाद ही नहीं रहा सरकारी स्कूलों पर। अच्छा जी, अच्छी चीज़ ये है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं बिजली गैस मजीद कितनी महंगी करनी होगी, अब आवाम को रिलीफ देना होगा। दुरे नायाब, मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा ओपोजिशन का किरदार तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद अदा कर दिया और बहुत अच्छी ज़रूरत है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या कर दिया, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि अब हमने क्या करना है। और आगे चल के कोई तो बंदा बोले कि बड़ा जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, और मेरा ख्याल है एक जमात का लीडर अगर ये बात कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने नीचे जितनी भी टीम है उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि नहीं भाई अब इससे ज़्यादा नहीं चलना। और आगे जो आपने देखा है कि 12 माह की मुखालफत का वोट पड़ा है जो दूसरी जमातों को, तो फिर वो इससे समझना चाहिए। मैं बरमला ये बात करता हूँ कि ये किसी सियासी जमात का वोट नहीं था, ये वो महंगाई और उस वक्त जो हालात बने, जितनी ज़्यादा लोगों ने कसम कुर्सी में वो चले गए और गुर्बत का ग्राफ जो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया, ये उसका खिलाफ वही चीज का रद्द-ए-अमल, उसका रिएक्शन था। अब देखें अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो इस चीज से हट के कह रहे हैं कि जी एक चीज एक अगर वो खुद कह रहे हैं कि आवाम के सब्र का पैमाना है, लिमिट बता दें। आपने 6 माह में एक दफा करना है, आपने साल में करना है कि हर महीने करना है, कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना। ये तो कोई पता नहीं, हम एक दिन सुबह उठते हैं तो हमें पता लगता है कि आज बिजली 5 रुपए महंगी हो रही है, पेट्रोल आज महंगा हो गया जी, और आज जो है ना सुई गैस जो है वो 75% भी जो है ऊपर चली गई है। पता नहीं क्या क्या हालात हैं, पानी कितना महंगा हो गया है। देखें इन चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए एक जामिया लाए अमल बनाना चाहिए, और मियां नवाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून को कंट्रोल करते हैं, और अब वफाक में पंजाब में सारी उनकी हुक्मरानी है, इस वक्त उनको ये बैठ के सोचना चाहिए। और अगर अल्लाह ने उनको मौका दिया है कि वो पीछे बैठ के अब गेन करना चाह रहे हैं, अपना थोड़ा सा वापस लेना चाह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ने जितना कुछ खो दिया है इस महंगाई के चक्कर में, तो बहुत अच्छी बात है। और यही वो पॉइंट है जिस पे मुस्लिम लीग को सोचना चाहिए, बाकी चीजें चलती रहती हैं। और खुद अगर वो कह रहे हैं ना कि अवाम के सब्र का इम्तिहान कब तक लेंगे, कब तक सब्र आजमाएंगे, तो मेरे ख्याल से उन्हीं को ही अब प्लान करने हैं। आमिर भाई क्या किसको रहे, मैं सोच ये रही हाँ, मतलब एक सीट पर बैठ कर वो ये कह रहे हैं कितनी महंगी करेंगे, दूसरी सीट पर बैठ कर उनको कहना चाहिए कि जितनी IMF कहेगी उतनी महंगी करेंगे। तो मुज़ाकरात कौन कर रहा है? अगर मुज़ाकरात मुस्लिम लीग नून कर रही है, दुरे ने सही बात की, पंजाब में उनकी हुकूमत है, ऊपर उनकी हुकूमत है, वफाक में नीचे महंगाई कंट्रोल नहीं होती, ऊपर गैस और बिजली के बिल कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो फिर भैया नवाज शरीफ किससे पूछ रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आई थी इस बात की, तो वो किससे पूछ रहे हैं कि कितनी महंगी होगी? आप बताएं लोगों को, आपको इत्मीनान का वोट दिया है पंजाब में और मरकज़ में, आपकी हुकूमत है, आप लोगों को बताएं कि इतनी महंगी होगी। आप हमसे पूछ रहे हैं कितनी महंगी होगी, और बोल मेरी मछली कितना पानी, वो मछली बेचारी क्या बताए, पानी आपके कंट्रोल में है। आप बताएं हमें कि कितना पानी आप निकालना चाह रहे हैं इस गरीब आवाम के अंदर से, वो आपने बताना है मियाँ साहब। आप बताएं कि आपने अपने मैनिफेस्टो में दूसरा पॉइंट ये रखा था कि हम लोगों को सोलर पैनल्स देंगे जो 300 यूनिट तक के लिए इस्तेमाल करते हैं बिजली। एक पूरे बजट के अंदर आपने वो मनसूबा सिर्फ दिया और वो कहा कि किसानों को देंगे ट्यूबवेल चलाने के लिए, उनको दे देंगे। तो जो आपके शहरों में लोग रहते हैं, जहाँ पे आपका वोट बैंक है, वहाँ पे आपने क्या दिया फिर सोलर के नाम पे? सही, आपको तो ये देना चाहिए था, लेकिन आप हेड कर रहे हैं किसी एक पार्टी को, और आप तो इजलासों को भी हेड करते हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ से करते हैं, कोई मशीर लग गए हैं या कोई सीनियर वजीर लगे हैं, क्या लगे हैं, किस चीज़ से वो इस तरह से बैठ कर इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पता इस बात का। और फिर आमिर भाई ये देखना चाहिए ना कि किस हैसियत में हमारी भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंस्ट्रक्शंस ले रही है और जवाब दे रही है। और सीधी सी बात है कि देखें कौन सी ताकतें हैं जो अवामी रिलीफ की, जिस तरह आमिर भाई ने बात की कि एक एक घर को सोलर पैनल देने से रोक रही है, फिर वो देखना चाहिए ना कौन मजबूर कर रहा है महंगी बिजली बनाने पर, हमें उनसे खरीदने पे। हमें तो इस चीज़ का इदराक करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और अगर अब ना देखा गया तो फिर अवाम का तो सब्र, भारत में जिसको हम अपना दुश्मन मुल्क कहते हैं, हालांकि वो भारत हमारा हमसाया मुल्क है, उसमें
3 करोड़ घरों को अगर सोलर पैनल्स दिए जा सकते हैं तो चलो यहाँ पे 3 लाख घरों को भी नहीं दिए जा सकते। सही कह रहे हैं आपका वहाँ पे दुर्रे ने बिल्कुल ठीक बात की। जो IPPs वाले हैं वो जो महंगा फर्नेस आयल जलाकर बिजली बनाकर हमें महंगे दामों बेचते हैं, उसकी भी बचत होएगी। आपको जो बाहर से आयल मंगाना पड़ता है उसकी बचत होएगी। आप ये देखें, आपको इसका जो पैसा है वो मुल्क के अंदर इस्तेमाल होगा। और आमिर भाई आपको एक पॉइंट और भी मैं बताऊं कि ये ऐसे हमारी ब्यूरोक्रेसी ने के बम्बर भूसे हैं, एक आसान लफ्ज़ है कि ये किसी को समझ ही नहीं आने देते। आपको पता है ऑरेंज लाइन जो है वो 2018 में चली, मेट्रो बस 2015 में चली। इन दोनों मंसूबों में मेट्रो बस में तो कोई बिजली बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं हो रही, यूटिलिटीज़ की हो रही है, लेकिन ऑरेंज लाइन में बहुत ज़्यादा बिजली कास्ट हो रही है और हुकूमत इसे सब्सिडी दे रही है। लेकिन उसके डिज़ाइन में सोलर पैनल की जो है ना वो फिजिबिलिटी नहीं रखी गई, अंदाजा प्रोविजन ही नहीं है। मतलब कि 2018 में हम देख रहे थे कि हमें इतनी मेगावाट बिजली जो है वो चाहिए और हमने उसके स्ट्रक्चर पे, हमने उसके डिज़ाइन में प्रोविजन ही नहीं रखी। आज ऑरेंज लाइन के स्टेशंस का स्ट्रक्चर जो है वो सोलर पैनल का वजन उठाने के काबिल नहीं है। अंदाजा ये हालात हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी प्लानिंग के। अच्छा, ये जब बन रही थी तो तब भी मैंने एक दफ़ा एक प्रोग्राम के अंदर यही बात की थी कि यार आप इतना बड़ा ऑरेंज का हाथी खड़ा कर रहे हैं जो कि बिजली से चलेगा, तो आप लाहौर के गिर्द आप ज़मीनें गवर्नमेंट के पास बेशुमार हैं, वहाँ पे सोलर पार्क बना दें जो कि वहाँ से बिजली पैदा होए और ऑरेंज ट्रेन को कितनी आसानी हो जाएगी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। और खबर ये है जी, इलेक्ट्रिक बसें चलेगी और जल्द चलेंगी। अंडरग्राउंड ट्रेन का प्लान भी तलब किया गया है। ये इलेक्ट्रिक बसें भी बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट था, अब कब चलेंगे और इसके लिए क्या प्लान है दुर्रे नायाब? अच्छा जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इलेक्ट्रिक बसों का तो एक ख्वाब था और हमें भी तकरीबन 10-12 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को रगड़ते के आ रही हैं और जा रही हैं। ऐसे ही है, कभी बुज़ार साहब के दौर में बसें आ रही हैं और जा रही हैं, कभी फिर परवेज़ भाई दौर साहब में आ रही हैं, जा रही हैं। और अब खैर इस गवर्नमेंट को अल्लाह तक करे ये तौफीक हो कि ये इसको इम्प्लीमेंट कर दे, अमली जामा पहना दे, क्योंकि हम अब फ्यूल जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाते। और आप फ्यूल अफोर्ड करने का नुकसान ये भी है चीज़ें ना दुखती रग बन चुकी कि आपको 100% सब्सिडी भी देनी पड़ जाती है। ये नहीं है कि आपके बच्चे जा रहे हैं 40 रुपए की टिकट ले रहे हैं और बस में बैठ के जा रहे हैं, ऑरेंज लाइन में जा रहे हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है। इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है, जितनी की टिकट है उतनी टिकट में सरकार सब्सिडी देती है और उसके अलावा सरकार और सर बड़े मामला चलाती है, आपके बिजली के बिल भी दे रही है, सब कुछ कर रही है। इसके लिए अब सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों का सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो हम स्मोक में जो हमने शहर की हालत देखी हम उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरा हम फ्यूल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी, हम वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर बसें बहुत अपनी उम्रें भी पूरी कर चुकी हैं, आपने रिप्लेस करना है, बुरे हाल है। तो बेहतर है आप उस फ्लीट को रिप्लेस करें जो आने वाले मुस्तकबिल में आपके लिए ज़रूरी है। फिर सवाल क्या आएगा, फिर एक और बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा कि जो बिजली से हम बसों को चार्ज करा करेंगे वो कमर्शियल यूनिट होगा। अब वो कमर्शियल जब चार्ज होगी तो वो आपको पेट्रोल से भी महंगी पड़ना शुरू हो जाएगी। आपने सबसे बड़ी बात कर दी, इस पे किसी ने काम ही नहीं किया ना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो इस वक्त जो है वो टांग पे टांग रख के बैठी है। उन्होंने तो जब कहना है ये परचेज हो गई है 1000 बसें या 500 बसें, तो नया मसला उन्होंने कहना कि मैडम ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि अब हमने बिजली पे चार्ज भी करनी है, तो अगर हम इनको कमर्शियल यूनिट लगाते हैं बसों को चार्जिंग पे तो ये तो पेट्रोल से भी आगे बात निकल गई है। सही बात है। हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं इसलिए नाकाम है ना कि हम अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहें तो आधे रास्ते का हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अगर हम किसी कमर्शियल स्टेज पे जाके रोक के किसी भी जगह पे कलर कहार पे भेरा पे चार्ज करना चाहें तो हमें फ्यूल से भी ज्यादा महंगा यूनिट पड़ जाता है। तो हम क्यों यूनिट चार्ज करेंगे, उतने में टैंकी भर जाती है जितने में हमने वो अपना करना होता है फ्यूल। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम से हमें काम करने की बात। दूसरी बात है अंडरग्राउंड ट्रेन। आपको पता है कि हम 4480 अरब का बजट पेश कर रहे हैं 3 माह का, और ये जो एक आपकी ट्रेन है अंडरग्राउंड ये कितने में बन रही है? ये 20,000 से भी ज़ायद, यानी कि 20 खरब से भी ज़ायद इसकी फिजिबिलिटी है। मैंने कुछ दिनों पहले खबर दी थी, उसमें मैंने दोनों की फिजिबिलिटी बताई थी, और ब्लू ट्रेन की भी और पर्पल ट्रेन की भी। और ये खरबों के प्रोजेक्ट्स हैं। हम 4480 अरब दे के बजट, हमें ये नहीं पता कि ये बजट फिजिकली हमारे पास मौजूद है या हमने टैक्सेस पे इन्हिसार किया हुआ है कि हमें ये पैसे आएंगे तो हम खर्च करेंगे। अब ये मुझे बताएं कि ये 20-20 खरब के प्रोजेक्ट्स हम कहाँ से करेंगे? सही बात है, कहाँ से ये प्रोजेक्ट जो है अफोर्ड कर सकते हैं? इसका एक ऑल्टरनेट था, आखिरी बात करूँगा फिर आमिर भाई को मौका दूंगा, कि हम ये सिविल स्ट्रक्चर बना के इसके ऊपर बस रैपिड सिस्टम भी तो चला सकते हैं ना। हमने ज़रूरी ट्रेनें चलाना है और बाद में उसकी बिजली, बाद में उसकी कॉस्ट, उसकी सब कुछ है। इसका फार्मूला यही होता है कि आप एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दें
स्ट्रक्चर खड़ा करके उस पर ट्रेनों के बजाय आप बसेस चला दें और फ्यूचर में ट्रेन चलाने के ऑप्शन छोड़ दें। अगर मुल्क के कभी हालात अच्छे हुए तो आप उसको बस रैपिड पे कन्वर्ट करके ट्रेन पे ले जाइएगा। हमने ऑरेंज लाइन को 55 अरब का सिविल स्ट्रक्चर बनाया था, अब जितनी भी महंगाई हो 55 अरब से 100 अरब का हो गया होगा। आप 100 अरब का एक स्ट्रक्चर बना दें और उसके ऊपर ट्रेनें खड़ी करें, ट्रेनें छोड़ के आप बसेस को चलाएं और बसेस को चला के आप गरीब कौम पर रहम करें। हम इतना ज़्यादा चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस वक्त, लेकिन हमारे पास और सिस्टम है क्योंकि हमारे हमसाया ममालिक में 100 BRT सिस्टम बन रही हैं, 100 बस रैपिड सिस्टम इस वक्त बन रहे हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं 50 या 60 कंप्लीट है, बाकी होने वाले हैं। मैं आमिर भाई की तरफ आऊंगी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं तो सुन के परेशान हो गई कि किस तरह से पैसा और कहाँ कहाँ खर्च होता है, क्या क्या ये प्लानिंग क्या की जा रही है और असल हकीकत में पैसे किस तरह से लगने होते हैं। ब्रेक के बाद हम आते हैं, मजीद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक बसें जल्द चलेंगी, अब किस तरह चलेंगी वो दुरे नायाब आपने तो बता दिया, और उनके चलने से होगा क्या, बिजली किस तरह से इस्तेमाल होगी, उस सब पे रोशनी डाल दी। आमिर भाई क्या कहेंगे? 27 बसें हैं सिर्फ जो जिनके लिए अब कहा गया कि जी 27 बसें लाहौर में सिर्फ चलेंगी, बाकी शहरों में तो उन्होंने कहा जी हाइब्रिड बसें जो हैं वो चलाई जाएंगी। अच्छा प्रोजेक्ट है, वो चलनी भी चाहिए हमारी जिस तरह की, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मरियम का एडवाइज़र कौन है। उनके वालद पता नहीं एडवाइज़र हैं कि नहीं है, लेकिन कौन एडवाइज़र है? कभी उसको उठा के जहाज़ पे कहते हैं एम्बुलेंस बना दो, अब उसको कह रहे ज़मीन के अंदर ट्रेन घुसा दो। कौन एडवाइज़र है? यानी ज़मीन पे नहीं रहने देना इसको। असल मसला ये है कि ये कोई गवर्नमेंट आकर ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं देखती है, वो चूहे की तरह बिल बना के अंदर घुसने की बात हो रही है जी, अंदर से ट्रेन चला देंगे, जो कि दुनिया भर में मतरूक हो चुका है। जहाँ लंदन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है लंदन के अंदर अंडरग्राउंड ट्रेन्स का, और जब वो अंडरग्राउंड ट्रेन्स बन रही थी, आपको पता है कि कितने लोगों की मौत हुई थी वहाँ, कितनी दफ़ा ताउन फैला था, कितनी प्रॉपर्टीज़ उनकी ख़राब हुई थी। और आज भी वो कहते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लंदन की जो हैं वो थ्रैश में रहती है हमेशा, क्योंकि अंडरग्राउंड कितनी खूबसूरत। अब दुरे कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं है, कोई इसने कोई कंस्ट्रक्शन में कोई बहुत बड़ा, मेरा नहीं ख्याल कोई डिप्लोमा लिया होगा, वो बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको बताया कि आप ट्रेन ना चलाएं, आप इसी तरह का ऑरेंज ट्रेन का स्ट्रक्चर बनाते चले जाएं, सस्ते बनेंगे, इन पर बसें चला दें, आपके पास पैसा आएगा तो आप ट्रेन भी इस पर चला लीजिए, सही बात ख़त्म। आपको ज़मीन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसको बता रहा है कि एम्बुलेंस हवा में उड़ाओ, नीचे ज़मीन पे एम्बुलेंस नहीं है, कोई इसको बता रहा है ज़मीन के अंदर घुस जाओ। ये कौन दुश्मन नुमा लोग हैं जो मरियम के इर्द गिर्द मौजूद हैं? वो काम करना चाहती हैं, लेकिन उन बेचारी को काम करने के लिए क्या कहें, उल्टे पुल्टे तरीके बताए। मतलब किसने बताया कि आटे के तले पे बाप की तस्वीर छाप दो? मैं तो अपने वालिद की कभी तस्वीर न छाप लेती, क्योंकि बाद में उसकी निकरें बनेंगी, पता नहीं क्या क्या बनेगा उसका, उस थैले का, उसमें अपने वालिद की तस्वीर छाप दो। क्यों? कौन उसको मशवरा दे रहा है ये वाली बात करने का? भाई आप ज़मीनी का तो देखें, आप ज़मीन के लोगों के साथ शामिल हो। इस ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में खुदारा, एक तो आपने इसको बदला नहीं, दूसरा आप उस पर उसके चक्कर में आती चली जा रही है। अब वो आपको फिजिबिलिटी दे रहे हैं कि नीचे ज़मीन के अंदर ले जाएं। दोरे ने कितनी खूबसूरत बात की, आपके हमसाया मुल्क में 100 के करीब आज जो है रैपिड बसेस बन रही हैं, आप उससे पहले तजर्बा कर चुके हैं और आपको पता है ये कितना आसान, सहल और लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद है, और उसमें आपके पैसे भी कम लगेंगे, आपको सब्सिडी भी कम देनी पड़ेगी। आप ट्रेन क्यों चलाना चाहते हैं? अंडरग्राउंड का क्या नाम बनाना चाहते हैं? सही बात है। आप बना लें इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, बिल्कुल सही कहा दोरे ने। आप पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन चीज़ सारी मुकम्मल करें, लेकिन बसों की सूरत में मुकम्मल करें। जब आपके पास पैसे हों, आपके पास वाफर बिजली हो, आप खुद बनाने के काबिल हो, तो आप ज़रूर इस पर ट्रेन चलाएं। अदरवाइज अगर ये प्रोजेक्ट्स आप आवाम की सहूलत के लिए बनाएंगे, उल्टा नुकसान में ही जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या होना है? ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। साइकिल ट्रैक का 3D डिज़ाइन तैयार किया गया है। LDA का शहर के 3 मकामात पर साइकिल ट्रैक बनाने का फैसला अच्छा इकदाम है, लेकिन कोई साइकिल चलाने के लिए तैयार भी तो दुरे ना आप जी। अब साइकिल ट्रैक बना देंगे, फिर हमारे लाहौरिया कहेंगे अब हमें साइकिल भी सब्सिडी रेट पे सस्ती लेकर दें, कुछ कहेंगे हमें वैसे मुफ्त दें। अच्छा, इसमें मॉडल यही है कि जिस तरह LDMU1 के अंदर बहुत सारा ट्रैक खाली पड़ा है, सड़कें भी खाली हैं, गैर आबाद है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे वो सीधा ट्रैक जो है वो लाहौर कैनाल पे निकालते हैं आपको जुबली टाउन के जरिए। तो सर्विस लेन पे आप पूरा एक ट्रैक बनाएं साइकिलिंग का, और वहाँ पे आप इस तरह साइकिलिंग करने वाले जो शौक़ पूरा करना चाहते हैं,
जो यहाँ से गाड़ियों में साइकिलें रख कर या डीएचए जाते हैं या किसी और जगह पे जाके साइकिलिंग करते हैं, तो उनको आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक मॉडल ये ज़रूर हो सकता है कि आप रेंटल बाइक का एक सिस्टम करते हैं कि उन दिनों में आप सैटरडे संडे को वहाँ पे रेंटल बाइक का हो, वो बाइक रेंट करें, आपको हेलमेट दें और उसके बाद आप साइकिलिंग करके वापस आएँ, साइकिल जमा कराएं, जो बाहर के मुल्क में होता है, आप शौक पूरा कर लें, क्योंकि ये एक कम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है और ये बहुत अच्छा इकदाम है। अगर एलडीए लाहौर शहर में 3 मकामात पर साइकिल ट्रैक दे देता है, जिसमें इकबाल टाउन की सर्विस लेन है, जौहर टाउन की सर्विस लेन है और एलडीए एवेन्यू जुबली टाउन की है, तो मेरा ख्याल शायद कोई हमारी एक अपर क्लास या मिडिल क्लास से ऊपर जो अपर मिडिल क्लास है वो शायद इस पे फ़ायदेमंद हो जाए, लेकिन गरीब के लिए तो इसमें कुछ नहीं रखा। वो तो आगे भी साइकिल से ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हैं। सही कहा आमिर भाई। नहीं, मेरा तो ख्याल है ये किसी साइकिल ने बनाया प्रोजेक्ट। मेरा ख्याल ये है कि साइकिल को ख्याल आया कि मेरा एक ट्रैक भी होना चाहिए, मेरे लिए कुछ होना चाहिए, और जिसने भी बनाया उसका ये ट्रैक खाली है दिमाग वाला। इस शहर को मोटरसाइकिल ट्रैक की जरूरत है रोड्स के ऊपर। बेतहाशा, मैं एग्री करती हूँ, बेतहाशा। ये दुरे भी एग्री करेगा। मैं एग्री करता हूँ। आपके पास मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए मां सवाए जान के खतरे के कोई चीज सही नहीं। कह रहे हैं, बिल्कुल। कोई बस है, कोई ट्राला है, कोई गाड़ी है, वो अपने ध्यान से जाता है और मोटरसाइकिल वाला बेचारे को रोकता हुआ चला जाता है। आपने उस पर पाबंदी बनाए, उसके ट्रैक बना दे, उसी पर साइकिल भी चला लें। चले आप कितनी साइकिलें हैं लाहौर के अंदर, चलो मुझे ये बताएं। बहुत कम लोग, आपको बहुत कम लोग नजर आते हैं, से ज्यादा शौक के लिए, और आपके पास गाड़ियों से ज्यादा बड़ी तादाद अब मोटरसाइकिल्स की है, जो कि आप कनाल पे मोटरसाइकिल चला के देखें। जब मैंने आखिरी दफा मोटरसाइकिल अपने दोस्त को गिफ्ट कर दी थी, चला के देखी थी, कनाल रोड था और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने अगर आते हुए अंडरपास की तरफ जाना है तो मैं उस रोड को क्रॉस कैसे, इतनी स्पीड थी। ये मैं आज से बात कर रहा हूँ 15-16 साल पहले की। आज तो गाड़ी पे सफर करना मुश्किल है, तो आप उसके लिए मोटरसाइकिल के लिए अलग ट्रैक बना दे, उसके लिए वो लगा दे, कुछ जंगला शंगला लगा दे, ताकि गाड़ी उसके अंदर ना घुसे, बस उसके अंदर ना घुसे। दुनिया भर में ये किया जाता है। आपने हॉलैंड का या चाइना का लेकर कीजिए, वहाँ पे भी साइकिल लेन्स है, वहाँ पे मौसम इतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड पाकिस्तान में। यहाँ पे एनवायरनमेंट इतनी गंदी है कि आपको अब चलाने के लिए आपका सांस फूलेगा। गरीब आदमी चलाते हैं जी साइकिल, लेकिन मदूदे चंद। अब हर गरीब ने कमेटी डालकर किस्तों में मोटरसाइकिल ले ली है। अब आप उसके लिए ट्रैक बनाएं। ये साइकिलों वाला ये खुदारा अपने ट्रैक में इसको भरें। आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपकी एलडीए, सही कहा था दुरे ने, शुरू में कह दिया था कि एलडीए क्यों पीछे चला जाता है, क्योंकि एलडीए आज भी उसी पुरानी सोच में बैठा हुआ है। वो लोगों को उसी तरह से समझ रहा है कि शायद बेवकूफ़ है। जो हम कहेंगे ये 3D आ गया जी इसका। मेरे पास वक्त कम है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं सेहत सहूलियात के हवाले से। शहर के बड़े अस्पताल आवाम को सेहत सहूलियात किस तरह से फराहम कर रहे हैं। निगरान सेटअप में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा काम अस्पतालों पे किया गया। शहर के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, म्यू है, सर्विसेज है, जिना है, जनरल हॉस्पिटल, इन सब में निगरान सीएम की जानिब से बहुत ज़बरदस्त काम किए गए। अब उसके बाद ये सेटअप किस तरह से चल रहा है, मरीम नवाज़ साहिबा खुद भी हमें बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान अजीज़ साहब की सेहत सहूलियात के हवाले से, वो भी हर रोज़ मीटिंग्स कर रहे हैं। हस्पतालों में हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें म्यू हॉस्पिटल की, तो शहर का बड़ा और तारीखी हॉस्पिटल है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर इलाज मौलजी की सूरत हाल क्या है, निगरान सेटअप में क्या क्या बेहतरी लाई गई और अब क्या वो उसी तरह से चल रहा है तमाम चीज़ें, और इसके साथ साथ कौन कौन से अमराज का इलाज यहाँ पे किया जा रहा है, कौन कौन से बड़े डॉक्टर हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, कैपेसिटी क्या है। हमारे साथ हमारे आज के जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर म्यू हॉस्पिटल डॉक्टर फैसल मसूद साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी बड़ी अहमियत की हामिल होती है। इमरजेंसी की सूरत हाल क्या है, कितने मरीज रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाता है? इसके लिए हमें सबसे पहले एक तकाबली जायज़ा लेना होगा म्यू हॉस्पिटल का। ये मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसकी एमरजेंसी शायद इस वक्त एशिया की, अगर दुनिया की नहीं है तो सबसे बड़ी हॉस्पिटल एमरजेंसी है, जो कि 250 बेड पे मुहित है। म्यू हॉस्पिटल की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ये सबसे पुराना, ये तकरीबन 1874 के करीब ये किंग एडवर्ड और म्यू हॉस्पिटल मार्ज वजूद में आए और टोटल इस वक्त बेड्स जो म्यू हॉस्पिटल के पास हैं वो तकरीबन 2600 के करीब हैं।
जिनमें से अभी 200 से 250 बेड्स का इजाफा हुआ है रीवैम्पिंग प्रोसेस की वजह से। मियां हॉस्पिटल का टोटल एरिया जो है ना वो तकरीबन 55 एकड़ के करीब है। उनमें से तकरीबन कवर्ड एरिया 40 लाख स्क्वायर फीट है और अनकवर्ड एरिया तकरीबन 10 लाख के करीब है। अभी रीवैम्पिंग जिस एरिया में हुई है उसका जो रकबा है तकरीबन 4 से 4.5 लाख स्क्वायर फीट है और कोई 9 अरब की खतीर रकम से जो पिछली निगरान हुकूमत ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है जो हमारी नई CM साहिबा आई हैं, उन्होंने भी इस बात का अंदिया दिया है और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और हेल्थ सेक्रेटरी हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने, उन्होंने भी यही कहा है कि हम इन चीज़ों को तवातर को जारी रखेंगे और इन सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त तकरीबन 28 के करीब बेसिक सर्विसेज हैं और 75 के करीब डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं मियां हॉस्पिटल में। मियां हॉस्पिटल में ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से देखा जाए तो मरीज़ और जो लोग आते हैं जॉब्स के लिए तकरीबन 10,000 के करीब लोग रोज़ाना विज़िट करते हैं, जिनमें से 5,000 के करीब मरीज़ आते हैं आउटडोर में और तकरीबन 2 से 2,500 आते हैं एमरजेंसी में। अमले की तादाद 3,000 है और इसके अलावा जैसे कैंटीन और उन चीज़ों को मिलाया जाए तो तकरीबन 10 से 12,000 के लोग रोज़ाना उनका आना जाना होता है मियां हॉस्पिटल में। तो ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है। अब हम आते हैं एमरजेंसी के ऊपर। एमरजेंसी बड़े अरसे से जिस तरह चलाई जा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले निगरान वज़ीर आला और उनके बहुत सारे जो दीगर कामों में से एक सुनहरी काम यही है कि उन्होंने सेहत सहूलत प्रोग्राम को और इसको टॉप प्रायोरिटी पे लिया और इसका आगाज़ भी मियां हॉस्पिटल से हुआ। उस वक्त ये एमरजेंसी तकरीबन 150 बेड की थी और मुख्तलिफ टुकड़ों में ये काम कर रही थी। उन्होंने अब इसको जो है ना IDAP के ज़रिए डिज़ाइन करवा के स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एमरजेंसी किया है। इस वक्त इसका कैपेसिटी 250 बेड्स के करीब है। इसके तकरीबन 6 फ्लोर हैं, एक बेसमेंट है, 5 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हम लेते हैं, बेसिकली पेशेंट की रिससिटेशन होती है, उसको स्टेबलाइज़ किया जाता है, उसका मुआयना किया जाता है, उसको जो भी बीमारी उसके मुताबिक, फिर उसके मुताबिक अगर उसको ऑपरेशन थिएटर में जाना है तो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, अगर मेडिसिन में जाना है तो मेडिसिन। पहले फ्लोर पे थिएटर्स हैं, दूसरे फ्लोर पे हमारी सर्जिकल एडमिशन्स हैं, तीसरे और चौथे फ्लोर पे मेडिसिन के पेशेंट्स हैं और ये वाहद एमरजेंसी है जिसमें आप एमरजेंसी एंडोस्कोपी सूट पूरा काम करेगा, जिसके तकरीबन 5 बेड्स हैं और पेशेंट वो जो ब्लीडिंग के साथ और बहुत ज़्यादा उनका GI ब्लीड हो रहा होता है, उनको हम एंडोस्कोपी की सर्विस और सहूलियात उसी वक्त एक ही छत तले देंगे। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 7 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स हैं जो हमें इंशाल्लाह चंद दिनों में हैंड ओवर हो जाएंगे। चंद दिनों तक जब ये एमरजेंसी पूरी कवर करेगी तो ये 250 बेड्स के साथ शायद एशिया की सबसे बड़ी एमरजेंसी होगी। ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा कुछ बुनियादी चीज़ें जो हमें ऑलमोस्ट हर दफ़ा सरकारी हॉस्पिटल से शिकायत मरीज़ों की आती हैं कि अद्वियात फ्री नहीं मिल रही हैं या टेस्टों की सहूलत वहाँ पे नहीं है, MRI CT स्कैन की सहूलत अस्पतालों में नहीं मिल पा रही, रश इतना होता है। तो मियां हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल? देखिए, आप जब ये देखें कि तकरीबन 7,500 मरीज़ जब किसी हॉस्पिटल में आ रहा है तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स और सहूलियत बहुत ज़्यादा चाहिए और गवर्नमेंट उसमें अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इस वक्त जो हेल्थ के रिलेटेड जितने भी जैसे हेल्थ हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं और ख़ुद CM साहिबा की ये प्रायोरिटी है कि हम हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। तो हमारी उनकी टॉप प्रायोरिटी इस वक्त मियां हॉस्पिटल है, जिसके लिए उन्होंने आते ही सबसे पहला दौरा मियां हॉस्पिटल की एमरजेंसी का किया। सोए चंद बुनियादी तकनीकी प्रॉब्लम के अलावा उनका तसल्ली बख्श और इत्मीनान का इजहार उन्होंने किया। जब इतना पेशेंट आता है तो हमें बहुत ज़्यादा सप्लाई मेडिसिन की चाहिए। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि मियां हॉस्पिटल पे गवर्नमेंट का कोई 12 अरब के करीब खर्च आता है सालाना, जिसमें से उसके ऊपर आपको कुछ डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल पे की मदद में, बिल्स की मदद में तकरीबन 2.5 से 3 अरब गवर्नमेंट खर्च करती है अद्वियात के ऊपर। अभी अगर देखा जाए तो हमारे काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं, ऑलमोस्ट कोई 85 to 90% मेडिसिन जो है ना वो टोटली फ्री मिल रही हैं। अभी कल मैंने एक पेशेंट की सैंक्शन की है, 3 लाख के करीब कैंसर की मेडिसिन थी जो उसे कहीं से नहीं मिल रही थी। लकीली हमारे पास वो मेडिसिन पड़ी थी, हालांकि आजकल वो मेडिसिन शॉर्ट है। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, CM साहिबा की डायरेक्शंस और हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्शंस में जितनी मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मरीज़ों को दे सकें। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि हमारे उसी वक्त, कल भी मैं ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर हूँ, हमने कोई 11 के करीब मेजर सर्जरीज़ की हैं जो कि किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट आया है, उसकी कूल्हे की हड्डी टूटी है, रान की हड्डी टूटी है, तो उसको हमने 24 घंटे के अंदर फिक्स किया है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें फ़ंड्स चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो कि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक दे भी रही है और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह पाइपलाइन में है।
हमारे इस वक्त बहुत सारे शोबा जात की रिवैम्पिंग हो रही है, जिस पे मैं अभी आपको बाद में डिटेल में बताता हूँ। एमरजेंसी हमारी तकरीबन इस वक्त 70% फंक्शनल है। कुछ फ्लोर अभी मिलने हैं क्योंकि उस पर सिविल वर्क्स हो रहा है और ये 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुई है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा ट्रांसफार्मर लगना था क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई है, लिफ्ट्स का नई लिफ्ट्स लग रही हैं इसमें, अब उनका इम्पोर्ट वो पोर्ट पे पड़ी हैं, उनके क्लियरेंस होनी है। तो ये थोड़ी तकनीकी मराहल हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं। तो इंशाल्लाह 1 से 2 माह के अंदर हम इस एशिया की सबसे बड़ी एमरजेंसी को पूरा फॉल कर देंगे। चलें जी, बड़ा अच्छा है, हम दुआ को भी हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा। कौन कौन से बड़े शोबाजात हैं, क्या तमाम बड़े प्रोफेसर इलाज मौलजे की सहूलियात मरीज़ों को फराहम कर रहे हैं? और मुझे ये बताइएगा, ये कौन कौन से बड़े शोबाजात हैं जहाँ पर रीवैम्पिंग भी हुई है? देखिए, तकरीबन 7 जगहों पे रीवैम्पिंग हुई है। जो पहला प्रोजेक्ट रीवैम्प हुआ है वो मेन एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी थी। इसको 150 बेड से 250 बेड पे ले जाया गया और इसकी 6 मंजिला बनाई गई है और ये टोटली HVAC के ज़रिए सेंट्रल एयर कंडीशनड है। और इसके ऊपर 7 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स हैं। इसके ऊपर टॉप फ्लोर पे तकरीबन 9 के करीब एग्जेक्टिव कमरे हैं जिनको हम आम पब्लिक के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी खोलेंगे ताकि हॉस्पिटल अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके। और बाकी 6 फ्लोर्स पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं और तकरीबन 250 पेशेंट्स के रहने की सहूलत है। इसमें हमारी एमरजेंसी एंडोस्कोपी सूट है, हमारा ऑर्थोपेडिक के 3 थिएटर हैं, हमारा न्यूरो सर्जरी का थिएटर है। हमने पहली दफ़ा इसमें मैक्सिलोफेशियल जबड़ा और दांत के मरीज़ों का बहुत ज़्यादा रश होता है, उनको लिए एक थिएटर डेडिकेट किया है। जनरल सर्जरी के लिए 3 से 4 थिएटर्स हैं। ENT आई इन सब का हमने शोबा इसमें रखा है। तो ये हमारा आलमोस्ट तकरीबन फॉल होने जा रहा है अगले महीने के करीब। इस वक्त हमारी पीड्स एमरजेंसी जो दूसरे नंबर पर थी और पिछले निगरान वज़ीर आला ने उनके लिए म्यो पीड्स हॉस्पिटल का नाम दिया है इसको। इसमें पीड्स सर्जरी है, पीड्स एमरजेंसी और पीड्स मेडिसिन है। और इसके ज़रिए तकरीबन इनके बेड्स की तादाद कोई 300 के करीब है। और ये चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो बच्चों के अमराज के लिए और मालजे के लिए बड़ी सहूलत दे रहा है। इनका जो वो भी इनाग्रेशन हो गया होगा। तीसरा उसके बाद आई है जो हमारा शायद 1 से 2 हफ्ते के अंदर इनाग्रेट हो जाएगा। ये कोई 7 मंजिला बिल्डिंग है, ये सबसे पुराना आई डिपार्टमेंट है और आलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसका सीवरेज का बहुत बड़ा मसला था, उस पर हमने काबू पाया है। तो हमारा CNW, IDAP और हेल्थ डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से इस वक्त ये भी फॉल होने जा रहा है। तो हमें जो इसके साथ पीपो है जो कि पंजाब का सबसे बड़ा शोबा है, अमराज का शोबा है। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट है TB चेस्ट वार्ड है, AVH है जो हमारा बहुत रवायती गोरा वार्ड कहते होते थे, और एक ENT हमारा इस वक्त है जिनका पाइपलाइन में काम है। तो ये इंशाल्लाह तकरीबन 7 एरियाज़ में जब हो जाएगा तो मेयो हॉस्पिटल की कैपेसिटी तकरीबन लगभग 3000 बेड के करीब पहुँच जाएगी। डॉक्टर साहब, ये जो तमाम काम चल रहे हैं इस दौरान का मरीजों को फैसिलिटेट भी किया जा रहा है? जो मरीज आ रहे हैं उनका इलाज मुआवजा हो रहा है? इसमें जी बहुत मरबूत पॉलिसी अपनाई गई। सबसे पहले तो मीडिया के ज़रिए हम इसमें मीडिया के बहुत मशहूर हैं कि आगाही मुहिम बनाई गई कि एमरजेंसी रीवैम्प हो रही है, तो एमरजेंसी को हमने बहुत ज़्यादा डाइवर्ट किया और बाकी जो जिनमें ऑपरेशन या जो पेशेंट दाखिल हो जाते थे उनको उन्हीं शोबाजात में, जैसे ऑर्थोपेडिक की एमरजेंसी थी तो ऑर्थोपेडिक का थिएटर खोल दिया गया जो कि आम तौर पे आम सर्जरीज़ के लिए होता है, एमरजेंसी का अलहदा होता है। तो हमारे मेन थिएटर में एक थिएटर को एलोकेट कर दिया गया। तो इस तरह वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दूसरे हॉस्पिटल ने इसमें वर्क को भी ले लिया, सर्विसेज वगैरह इन हॉस्पिटल्स को भी ऑन बोर्ड लिया गया। लेकिन जब रीवैम्पिंग पूरे हॉस्पिटल्स में फैल गई जिसमें सारे हॉस्पिटल्स आ गए, तो इस दौरान फेज़ वाइज जो अल्हम्दुलिल्लाह पहली एमरजेंसी मुकम्मल हुई है मेयो की है। अब हम अपनी किसी पेशेंट को कहीं नहीं भेज रहे और हमारे इंशाल्लाह फुली फॉल होने तक भी अभी हम किसी पेशेंट को इनकार नहीं कर रहे। सर, ये कहिएगा कि क्योंकि सरकारी अस्पतालों के बारे में ना एक आम लोगों का इम्पैक्ट होता है कि वहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, इंस्ट्रूमेंट नहीं स्टेरिलाइज होते। सो इसको कैसे यकीनी बनाया जा रहा है? अब हमारा मेन फोकस, मैं खुद सर्जन हूँ तो हमारा ऑपरेशन थिएटर्स का है। ये जो 7 स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर्स हैं ये शायद प्राइवेट सेक्टर्स में भी ऐसे नहीं है। डेफिनेटली इनकी मैनेजमेंट और इनकी रनिंग जो है ना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पे हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने एक टीम बनाई है, हमने बना दिया है कि हर ऑपरेशन थिएटर का एक मैनेजर होगा जो उसके प्रॉब्लम्स को मैनेज करेगा और डॉक्टर्स अपना फोकस कर सकेंगे जराही के ऊपर, सर्जरी के ऊपर। तो जब सारे डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह तो हमारे ये जो ज़्यादातर कंप्लेंट्स है रिजॉल्व हो जाएंगी। डेफिनेटली इसके अंदर छोटे मोटे इश्यूज़ आते हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, मेडिसिन शॉर्ट हो जाती हैं, कुछ उनमें से नेशनल इश्यूज़ हैं जो मेडिसिन की सप्लाई चेन इफेक्ट होने से हैं, कुछ हमारे लोकल इश्यूज़ हैं जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं। हमारे जो लोकल परचेज़ है, पैटी परचेज़ है, इसके अलावा PWO है और हमारे मुखैर हजरात हैं। अभी जैसे हमारा एक सर्जिकल पीट सर्जरी का है उसको फ्रेंड्स ऑफ मेयो ने हमें करके दिया है तकरीबन
8-10 करोड़ की खतीर रकम से हमें उन्होंने उसमें किया, उसका हमने इनागोरेशन कर दिया है। तो पीड्स का पूरा ब्लॉक हमारा रिवैम्प हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। कोई ऐसा आप मर्ज समझते हो कि जिसका इलाज अभी शुरू नहीं हो रहा और आने वाले दिनों में पाइपलाइन में ये प्रोजेक्ट हैं कि जल्द इसका इलाज? जी, इसमें हमारी रोबोटिक सर्जरी पे बहुत ज़्यादा हमारे जो वाइस चांसलर हैं महमूद एयाज साहब, उनका बहुत बड़ा विजन है और उन्होंने इस पे काफ़ी काम भी किया है। PC1 पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है और अगर वो रोबोट आ जाता है तो ये एशिया का शायद नहीं तो पाकिस्तान का तो पहला रोबोटिक सर्जरी होगी हमारे। इसके अलावा हमने ENT को बहुत फोकस कर रहे हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट्स वगैरह के लिए, और हमने एंडोस्कोप के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो माइक्रोस्कोप हम ले लें तो उससे जो बारीक बीनी वाले ऑपरेशंस हैं उनका भी हो सके। हमारा अगला प्रोजेक्ट अभी हमने जमा करवाया है, ऑर्थोपेडिक्स के तकरीबन स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर्स को रेनोवेट करना है। एक चीज़ मैं चाहूँगा जी, मेयो हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल था जहाँ कूलों के जोड़ और घुटनों के जोड़ की तब्दीली का ऑपरेशन मुकम्मल फ्री दिया गया। आज से कोई ये 5 से 7-8 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ और इसका तकरीबन 8 से 10 करोड़ का टेंडर होता है और ये वाहद हॉस्पिटल है जिसमें तकरीबन उसको 4 से 5 लाख का घुटना फ्री मिलता है जस्ट 10 रुपए की पर्ची पे। ये बहुत बड़ी सहूलत है जो पंजाब गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट हमें इसमें हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआगो हैं कि ये जो काम चल रहे हैं वो जल्दी मुकम्मल हो और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को यहाँ पर सेहत सहूलियात दी जा सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन कारोबार का रुझान ज़ोर पकड़ता जा रहा है। अब वो लोग जो कि चाहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं फिर भी हम काम कर सकें, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो लोग जो कि अपना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ टाइम उनके पास फारिग होता है, उसको वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, उनके पास भी एक अच्छी ऑप्शन है। स्टूडेंट्स के पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ गाइडलाइंस लोग मांगते हैं, एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। सो आया अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या क्या करना है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। हमारे साथ ई कॉमर्स एक्सपर्ट मौजूद है तहसीन दस्तगीर, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। कुछ सुनहरी असूल हम आपसे जानना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। हकीकत तो ये है कि सोशल मीडिया ने जितनी ज़िंदगी आसान की, मुश्किलात भी उतनी हैं। आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी होते हैं, तो बड़ा आपको सेफली चलना पड़ता है। सबसे पहले किन चीज़ों पर आपने फोकस करना है? सबसे पहले इन चीज़ों में फोकस करें कि आप जिस इंस्टीट्यूट से लर्निंग करना चाहते हैं, आप जिस इंस्टीट्यूट को प्रेफर करें कि हम वहाँ से काम सीखें, आप पहले वहाँ पे मेक श्योर करें कि उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, ठीक है। आप वहाँ विजिट करें फिजिकली एंड किसी भी स्कैम की तरफ ना जाएं। इस वक्त काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में हैं जो स्किल को प्रमोट कर रहे हैं, स्किल सिखा रहे हैं एंड दे आर मेकिंग के श्योर कर रहे हैं कि ड्यूरिंग जो है ना आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग कोर्स एंड ऑल दैट। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स को प्रेफर करें, ठीक है। और ये है कि जो स्किल्स हम सिखाते हैं, जो स्किल्स आपको दुनिया में सिखाई जा रही हैं, आप उनकी तरफ आएँ, क्योंकि ये आपकी जो है इनकम स्ट्रीम होती है आपकी, ठीक है। और उसके बाद जो है स्टूडेंट जो होते हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, हमारे पास जो यूथ है, इनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि आप लोग जो स्किल्स को सीखें। स्किल्स जो है आपकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है, और आपकी ब्रेड इनकम भी चल जाती है और ये है कि आपकी किचन इनकम भी आ जाती है। तो इस तरह आप स्किल्स की तरफ आएँ। अच्छा जी, स्किल्स में आप किन किन चीज़ों को प्रेफर करेंगे और सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस तरफ अगर आप आएँ तो स्कोप ज़्यादा है? अच्छा, द थिंग इज़ इस बिज़नेस की और स्किल्स की बहुत बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आप घर बैठे इजीली आप स्किल्स को सीख सकते हैं। जिसमें हमारे डिजिटल मार्केटिंग है, हमारे पास कंटेंट राइटिंग है, आपके पास और भी बेहतर स्किल्स हैं हमारे पास, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है और डाटा राइटिंग है आपके पास। ये डिफरेंट किस्म के स्किल्स हैं, इनको आप सीख के इजीली जो है घर बैठे लाखों रुपये अर्न कर सकते हैं। सही। और हम ये जानना चाहेंगे वो लोग जो कि सीखना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से प्रॉपर ट्रेनिंग लेके फिर वो आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप मेक श्योर करें। देखिए द थिंग इज कंज्यूमर जो है वो मेक श्योर करे कि वो जिस इंस्टीट्यूट को चूज़ कर रहा है क्या उनके पास पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, क्या वो मेक श्योर करते हैं कि हाँ भाई आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो आप आई थिंक ये आप स्टूडेंट जो है खुद भी देखें कि आप किस इंस्टीट्यूट को चूज़ करें। ठीक, बिल्कुल। पहले तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाएँ कि ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्कोप किधर है, कहाँ से ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं, कौन सी ऐसी फील्ड? आई थिंक ई कॉमर्स एक बहुत बेहतर फील्ड है। ई कॉमर्स की तरफ आप आ जाएँ। ई कॉमर्स में डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास इंक्लूड है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है। कंपनीज जो होती हैं बैठी होती हैं, वो उन्हें लोग चाहिए जो उनकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट करें, पोस्टिंग करें डेली बेसिस पे, एडिटिंग करें एंड ऑल दैट, ठीक है। एड्स चलाने के लिए लोग चाहिए। तो आप डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बेहतर स्किल है। एक सेइंग होती है हमारे बिजनेस में,
हमें लोग कहते हैं कि डिजिटल मार्केटर क़यामत तक भूखा नहीं मर सकता। सो अगर आप ये स्किल को, थोड़ी टफ स्किल है, अगर आप इसको अडॉप्ट कर लें, एक बेहतर इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले लो या कहीं से भी ऑनलाइन सीख लो और उस पर ग्रिप हासिल कर लें 1-2 साल में, तो आप इंशाल्लाह जो है काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं जिस मर्जी एज फैक्टर में आप। सही, और ये आप घर बैठे कर सकते हैं। जी, घर बैठे आप इजीली कर सकते हैं। सही। अब मुझे ये बता दें, छोटे छोटे बिजनेस लोग कर रहे हैं ना, ऑनलाइन कुछ चीज़ें बेचते हैं जी। वहाँ पर बड़ा फ्रॉड वाला सिस्टम भी लोगों के साथ हो जाता है। अब वो लोग जो कि खरीद रहे हैं, समटाइम उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। सो क्या कहना चाहेंगे, बचा कैसे जा सकता है इन चीज़ों से? इससे आप ऐसे बच सकती हैं कि आप कंफर्मेशन कर लें, कॉल कंफर्मेशन कर लें। अगर आपको लग रहा है कि कोई फेक काउंटर प्रोडक्ट आ रही है, आप कंफर्मेशन कर लें। और आजकल पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी चलता है, तो ऐसा जब फ्रॉड इतना कम हो चुका हुआ है, इतना नहीं होता। लेकिन अब ये काफ़ी कंपनी, जैसे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपनी रिफंड पॉलिसी भी काम कर रही हैं, तो ऐसा जब ज़्यादा फ्रॉड होता नहीं है ऐसा जितना ज़्यादा। सही। अच्छा जी, अगर हम ट्रेनिंग लेने की बात कर रहे हैं तो अब कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, भारी भरकम फीसें अदा करनी पड़ती हैं। सो कुछ आसान तरीका इसका हो सकता है? बिल्कुल, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप इजीली जो है कोर्स सीख सकते हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। पर लेकिन द थिंग इज़ कि यूथ को चाहिए कि खुद उनमें स्पिरिट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि हमने भी काम सीखना है। क्या इसके लिए एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है? एजुकेशन की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके पैशन की ज़रूरत है कि आप पैशनेट हो अपने काम को लेकर कि हाँ मैंने अर्निंग करनी है, दैट्स इट। सही। थोड़ा सा लैंग्वेज पे तो आपको अबूर होना चाहिए। नहीं, कोई लैंग्वेज के लिए डिजिटल मार्केटिंग जो मैं आपको स्किल बता रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग, इसके लिए आपको ऐसे लैंग्वेज की इतनी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आपको इंग्लिश चाहिए। आई थिंक आजकल के ज़माने में हर बंदा इंग्लिश तो बोल ही जाता है। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि हम डिफरेंट कोर्सेज करते हैं और हम ये प्लान भी नहीं करते कि हमने आगे चल के करना क्या है। ये जो आपकी प्लानिंग वाला मरहला होता है ना, काउंसलिंग वाला, जी, जी। वो किस तरह आपने सेलेक्ट करना है? काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है आजकल हमारे स्टूडेंट्स की? काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काउंसलिंग आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट, और काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है कि मैंने आगे क्या करना है। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन के साथ आपके पास एक स्किल होना चाहिए, ठीक है, कि आप एजुकेशन के साथ अर्निंग भी करें और आप खुद अपने पाँव पे खड़े हैं। और स्किल्स ही आपको जो है बेहतर पैसे बना के देते हैं एज़ कम्पेयर टू डिग्री दीज डेज। और काउंसलिंग ज़रूरी है। आप डिफरेंट मेंटोर्स को देखें ऑनलाइन, ठीक है, उनसे रब्ता करें, उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है। आप खुद, आप जारी बात है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपका भी ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप आपने लेना है, आप मेंटोर्स को देखें, उनसे बातचीत करें। आप खुद, आप जैसे मैं बता रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लो। यानी ना तो इसके लिए कोई एज की कैद है, ना तो इसके लिए ये कि अगर आप पढ़ाई से फारिग हो जाए तो फिर आप कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम कितना टाइम इसके लिए होता है ना? वो स्टूडेंट्स जो कि पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तो सारे टाइम यूनिवर्सिटी से आए और फिर टाइम नहीं था, मतलब आप कम टाइम में भी अच्छा काम कर सकते हैं। कम टाइम में इजीली अच्छा काम कर सकते हैं। आप जो मोबाइल पे बैठे गेम्स खेल रहे हैं उनको आप स्किप करें और इस बिज़नेस की तरफ आएंगे तो इजीली आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। कोई ऐसे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2-3 घंटे आप जो डेली बेस पे मोबाइल यूज़ करते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, आप उसको छोड़ के आप ये काम करें और ये आपको इंशाल्लाह आप अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज एट द एंड मैं यूथ को देना चाहूँगा कि काम करें, ठीक है। अगर आप सुबह 5 बजे उठ के शाम 5 बजे तक काम करते हैं, डेली टास्क अपने जो है फुलफिल करते हैं, तो इंशाल्लाह हर बंदा जो कामयाब हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे लेजीनेस आई थिंक में बहुत ज़्यादा हो चुकी है और यूथ इतनी मोटिवेट नहीं है, पैशनेट नहीं है ऑनलाइन बिजनेस को लेके, जो कि गलत चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। एक स्टार्टिंग अभी हुई है पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की और डिजिटल स्किल्स की, इनको अभी अडॉप्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं और लाइफ में बेटर आप स्टे कर सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।